हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। न्यू ईयर की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोगों को। आज अपन फिर एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं और आज का टॉपिक आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, एबीजी। ओके, नाम सुना होगा आपने। एबीजी मींस आर्टेरियल ब्लड गैसेज। तो आज की क्लास में अपन समझेंगे कि एबीजी होता क्या है, कहां होता है, क्या इसके पर्पस है, क्या इसकी डेफिनेशन है, किस तरीके से करता है, किस तरह की इसकी मशीनरी है। क्योंकि इस प्रकार के एमसीक्यूज नोरसेट जैसी एग्जाम में या फिर मेडिकल से रिलेटेड कोई अदर एग्जाम्स होते हैं उसमें मल्टीपल टाइम्स यानी बार बार पूछे जाते हैं। इस तरह के एमसीक्यूज बहुत सारे बनते हैं। ओके, एबीजी अपन क्यों करवाते हैं, उसके कारण से अपने को किस प्रकार की डिस्टर्बिंग वैल्यू का पता लगता है जिससे कि अपन किसी बीमारी के बारे में डायग्नोस कर सकते हैं। ओके, तो वन बाय वन अपन चलते हैं, डिस्कस करते हैं एबीजी को बहुत ही अच्छे से। ओके, तो क्लास में बने रहिएगा लास्ट तक। ओके, तो दोस्तों डिस्कस करते हैं अपन एबीजी होता क्या है। सबसे पहले अपन बात करते हैं एबीजी होता क्या है। ओके, 1 सेकेंड। ओके ओके, एबीजी। तो दोस्तों सबसे पहले तो एबीजी की फुल फॉर्म होती है आर्टेरियल ब्लड गैसेज। ओके, आपने देखा होगा आर्टेरियल ब्लड गैसेज एक प्रकार का डायग्नोस्टिक टेस्ट है दोस्तों ये, जिसके अंदर अपन ब्लड का सैंपलिंग लेते हैं और उस सैंपलिंग को ऊपर एक मशीन होती है, उस मशीन के अंदर लगाते हैं और वहां से अपने को कुछ वैल्यूज, कुछ रिजल्ट मिलते हैं और उन रिजल्ट से अपन पता लगा पाते हैं कि बॉडी के अंदर किस प्रकार की डिस्टर्बिंग है। ओके, किस प्रकार की डिस्टर्बिंग है इस चीज का पता लगाते हैं, यानी डायग्नोस्टिक टेस्ट है। ओके, इसकी डेफिनेशन होती है एक प्रकार का डायग्नोस्टिक टेस्ट है जिसको परफॉर्म कैसे करते हैं अपन, ब्लड का सैंपल लेते हैं। ओके, बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो ब्लड का सैंपल लेंगे वो इसमें से कहां से लेंगे दोस्तों, आर्टरी से लेंगे। इसके अंदर जो सैंपलिंग होगी वो वेन से नहीं होनी चाहिए, इसके अंदर जो सैंपलिंग होगी वो आर्टरी से होनी चाहिए। बिकॉज अपनी बॉडी के अंदर हार्ट से जो ब्लड की सप्लाई होती है वो आर्टरी से होती है, वो जो ड्रेनेज होता है रिटर्नल हार्ट के अंदर वेनस ड्रेनेज होता है वो वेन से होता है। ओके, तो इसीलिए अपने को जो सैंपल लेना है वो उस जगह से लेना है जहां से हार्ट पंप करके अपनी कंप्लीट बॉडी को सप्लाई दे रहा है। सप्लाई वाली लाइन से यहां पे अपने को सैंपल लेना है जिससे कि अपने को बॉडी के अंदर पता लगा पाए कि इस बॉडी को जो नीड है उसके अकॉर्डिंग सप्लाई मिल रही है या नहीं मिल रही है। ओके दोस्तों, मेनली इसका पता लगाया जाता है कि इसके अंदर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यूज कितनी है। बिकॉज ब्लड के अंदर देखा जाता है कि ऑक्सीजन कितना है। ओके, जो आर्टेरियल ब्लड है उसके अंदर ऑक्सीजन कितना है। ओके, उसके बाद अपने को पता लगाना होता है CO2 कितना है। ओके, CO2 कितना है, HCO3 कितना है और यहां पे pH कितनी है। ओके, pH कितनी है, ये चार वैल्यूज को मेनली अपन यहां पे देखते हैं। ओके, यदि रेस्पिरेटरी से संबंधित प्रॉब्लम है तो वहां पे CO2 की वैल्यू डिस्टर्ब हुई हुई मिलेगी। यदि वहां पे डायग्नोस्टिक मेटाबॉलिक कोई प्रॉब्लम होगी तो वहां पे HCO3 की जो वैल्यूज है वो डिस्टर्ब हुई हुई मिलेगी। ओके, तो यहां पे अपन डिस्कस करते हैं आगे। ओके, सबसे पहले आप देखिए जो एबीजी मशीन होती है वो होती कैसी है। आपने देखा होगा कि एबीजी मशीन आप हर हॉस्पिटल के अंदर, हर इंस्टीट्यूट में देखते हैं तो थोड़ी अलग अलग तरह की दिखाई देती है। और यहां पे भी मैंने 6 टाइप की जो मशीन्स है उसके डायग्राम यहां पे मेंशन किए गए। देखो, आपने इतना देखा होगा कि एबीजी करने वाली जो मशीन होती है वहां पे एक ऐसा पोर्ट होता है जहां से ब्लड के सैंपल को वो सक करता है और सक करके कुछ टाइम के बाद वहां पे एक स्क्रीन लगी होती है, उस स्क्रीन के ऊपर रिजल्ट देता है अपने को। और उसके बाद एक बटन होता है जिसको प्रेस करने के बाद अपने को उसकी रिपोर्ट निकल जाती है, यानी बाहर एक प्रिंट आउट आता है जिसके ऊपर जो स्क्रीन पे जो रिपोर्ट शो की है वो उस प्रिंट आउट के थ्रू बाहर निकल जाती है। ओके, यही देखते हैं अपन एबीजी के अंदर। तो यहाँ पे 6 टाइप की जो मशीन है वो वहां पे दिखाई दे रही है। जो अलग अलग कंपनी होती है वो अलग अलग प्रकार से मैन्युफैक्चरिंग करती है इसकी। जैसे आपने देखा होगा कि मार्केट के अंदर जो कार होती है, गाड़ियां होती है, वो गाड़ियां अलग अलग तरह के मॉडल्स होते हैं अलग अलग कंपनियों के, बट उन सबका काम एक ही होता है, उसके अंदर बैठ के अपने को कहीं ना कहीं जाना ही होता है। वैसे ही एबीजी मशीन का रहता है कि जो अलग अलग कंपनियों की जो मशीनें होती है वो अलग अलग शेप और साइज उसकी दे देती है। ओके, ठीक है, तो नेक्स्टली अपन देखते हैं एबीजी का अपन सैंपल कहां से लेंगे।
सबसे पहला क्वेश्चन अपना ये बन जाता है कि एबीजी की सैंपलिंग करनी है अपने को तो कहां से करनी है। सबसे ज्यादा प्रेफरेंस यदि अपन देंगे तो अपन सबसे पहले सैंपल कलेक्ट करने की कोशिश करेंगे रेडियल आर्टरी से। जो अपनी रेडियल आर्टरी होती है, इस रेडियल आर्टरी से सैंपल लेने की कोशिश करेंगे, बिकॉज यहां पे जो आर्टरी होती है वो अपने को इजीली फील हो जाती है, आसानी से पता लग पाता है इसका। यदि इस रेडियल आर्टरी वाले हैंड्स में यदि कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है या फिर वहां पे कोई कॉन्ट्राइंडिकेटेड नहीं है तो अपन रेडियल आर्टरी से ही सैंपलिंग लेंगे। बट ध्यान रखना आपको, जब भी आप रेडियल आर्टरी से सैंपलिंग लेंगे तो 45 डिग्री के एंगल के ऊपर आपको नीडल को इंसर्ट करना है। ओके, एग्जाम में क्वेश्चन आता है यहां से कि रेडियल आर्टरी से सैंपल ले रहे तो नीडल को कितने डिग्री एंगल के ऊपर आप इंसर्ट करेंगे। नेक्स्ट आपके पास ऑप्शन रहता है, यदि रेडियल से नहीं ले सकते तो नेक्स्ट ऑप्शन है ब्रेकियल आर्टरी से ले सकते हैं। ओके, ब्रेकियल आर्टरी यहां पे होती है, ब्रेकियल आर्टरी से सैंपलिंग लेने की कोशिश करेंगे और वहां पे जो एंगल होता है वो 60 से 90 डिग्री हो जाता है। यानी आप स्किन में जितना डीप जाने की कोशिश करेंगे, नीडल का जो एंगल है उतना ही आप ज्यादा बढ़ाते हुए जाएंगे। ओके, रेडियल आर्टरी पे आप सैंपलिंग ले रहे थे, यहां पे फैटी टिश्यूज बहुत कम होते हैं, इसीलिए नीडल ज्यादा अंदर ना जाए, ज्यादा डीप ना जाए, इसलिए अपन ने 45 डिग्री का एंगल लिया। आपने ब्रेकियल की तरफ बढ़े, यहां से कुछ फैटी टिश्यू ज्यादा पाए जाते हैं, स्किन थोड़ी फैटी होती है, या फिर बोल सकते हैं कि ब्रेकियल आर्टरी रेडियल की कंपैरिजन में थोड़ी सी डीप है। ओके, डीप है, इसीलिए वहां से 60 से 90 डिग्री के एंगल के ऊपर अपन सैंपलिंग कलेक्ट करेंगे। इससे आगे थर्ड ऑप्शन होता है फीमोरल आर्टरी। यहां पे फैटी टिश्यूज और भी ज्यादा होते हैं, यहां पे आर्टरी को फील करके कंप्लीटली अपन 90 डिग्री एंगल के ऊपर सैंपलिंग कलेक्ट करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, प्रैक्टिकली यदि देखा जाए तो ये तीन ही जगह से सैंपलिंग कलेक्ट करते हैं। इसके अलावा डिपेंड करता है कि जो क्लिनिकली डॉक्टर या फिर वहां पे स्टाफ या फिर क्लिनिकल नर्स जो कितनी एक्सपर्ट है, कितना उसको उस जगह का नॉलेज है, वो किसी भी आर्टरी से सैंपल है वो कलेक्ट कर सकते हैं। ओके, यदि इन तीनों जगह से भी नहीं होता है तो नेक्स्टली अपन डोर्सालिस पेडिस आर्टरी से भी सैंपल कलेक्ट कर सकते हैं, जो अपने पैर में होती है। पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी जो पोस्टीरियर साइड के अंदर होती है पैर में, वहां से भी अपन कलेक्ट कर सकते हैं। बट दोस्तों, यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कितने डिग्री एंगल से अपन सिरिंज को इंसर्ट करेंगे, नीडल को इंसर्ट करेंगे और उसके बाद सैंपल कलेक्ट करेंगे। तो फिर आपको ध्यान रखना है, रेडियल आर्टरी पूछा जाए तो 45 डिग्री ध्यान रखना है, ब्रेकियल आर्टरी आपसे पूछा जाए तो 60 से 90 डिग्री ध्यान रखना है, और फीमोरल आर्टरी से पूछा जाए तो आपको 90 डिग्री एंगल का ध्यान रखना है। ओके, बढ़ते अपन नेक्स्ट के ऊपर। नेक्स्टली अपने को जब भी एबीजी का सैंपल कलेक्ट करना है, मशीन में चेक करने के लिए भेज देंगे, वहां से वैसे तो बहुत सारी वैल्यूज अपने को देखने को मिलेगी, बट मेनली 5 वैल्यूज है जिनको अपने को स्पेशली इंटरप्रेट करना होता है। जैसे उस सैंपल से पता लगाना पड़ता है कि अपनी बॉडी के अंदर ब्लड का पीएच कितना है। ओके, पीएच 7.35 से 7.45 होता है। मेनली अपनी बॉडी का पीएच सिर्फ 7 होता है, बट ब्लड का पीएच अपनी नॉर्मल बॉडी की कंपैरिजन में ज्यादा होता है, इसीलिए ब्लड को अपन बोलते हैं कि स्लाइटली एल्कलाइन होता है, थोड़ा सा एल्कलाइन होता है, ज्यादा एल्कलाइन नहीं होता है, पर बॉडी की पीएच से थोड़ा सा ज्यादा होता है। और आपको पता है पीएच जब नॉर्मल से ज्यादा होता है तो उसको अपन एल्कलाइन बोलते हैं, और जब कम होता जाता है तो उसको अपन एसिडिक पीएच बोलते हैं। ओके, जो नॉर्मल होता है वो बेसिक होता है। ओके, तो पीएच जब 7 से अबव हो रही है तो अपन क्या समझेंगे कि स्लाइटली एल्कलाइन होता है। इसीलिए आप ब्लड पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि पीएच है वो स्लाइटली एल्कलाइन होती है ब्लड की। दूसरी वैल्यूज अपन देखते हैं CO2 की। नॉर्मली अपनी बॉडी में 35 से लेके 45 तक CO2 होती है। यदि CO2 इससे ज्यादा होगी तो इसका मतलब रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है उसको। ओके, यदि CO2 बॉडी के अंदर ज्यादा है, यदि कम होती है तो इसका मतलब रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम नहीं है, वहां पे ओवर वेंटिलेटेड है, इसका मतलब अपन समझेंगे। जो ऑक्सीजन का लेवल है वो 80 से 100 के बिटवीन रहता है। ओके, बट 80 से कम होगा तो CO2 बढ़ेगी, क्योंकि CO2 और O2 का रेशियो रहता है। यदि CO2 बॉडी के अंदर ज्यादा रहेगी तो इसका कंडीशन ऑक्सीजन कम हो जाएगी, यदि ऑक्सीजन बॉडी में ज्यादा है तो CO2 कम हो जाएगी। बट ध्यान रखिएगा ये नॉर्मल वैल्यूज होनी चाहिए नॉर्मल रेस्पिरेशन के लिए, लेकिन यदि ऑक्सीजन ज्यादा है CO2 कम है तो उसको अपन ओवर वेंटिलेटेड पर्सन बोलेंगे। और
यदि वहां पे CO2 ज्यादा है और बॉडी में ऑक्सीजन कम है तो उसको रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होगा, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस की कंडीशंस होगी वो। ओके, इसके अलावा HCO3 नॉर्मली अपनी ब्लड के अंदर 22 से लेके 26 तक होती है। इसका थोड़ा सा जो वैल्यूज है वो फ्लक्चुएट भी रहती है, अलग अलग जगह आपको अलग अलग वैल्यूज भी दिखाई दे सकती है। कई जगह 22 से 27 दिया होता है, कई जगह पे 21 से 30 भी दिया होता है। ओके, तो वो सभी नॉर्मली रहता है। ओके, 27 से अबव है तो अपन बात करेंगे क्योंकि वो अल्कलाइन की तरफ बढ़ रही है। ऑक्सीजन का जो सेचुरेशन है वो 95 से लेके 100% तक होता है, जिसको अपन पल्स ऑक्सीमीटर से भी असेस कर सकते हैं। बट उस एबीजी वैल्यूज में भी अपने को पता लग जाता है कि इस ब्लड के अंदर ऑक्सीजन का सेचुरेशन कितना है, बिकॉज आर्टरी के अंदर ब्लड कौन सा है जो हार्ट पंप करके पूरी बॉडी को भेज रहा है। ओके ना, समझे आप? तो उस ब्लड के अंदर वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, इसका मतलब 100% ऑक्सीजन है उसमें। यदि वेनस ब्लड लेंगे तो वहां पे 80 से कम मिलेगी ऑक्सीजन, क्योंकि वो क्या है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है दोस्तों। ओके, तो अपने को ये मेनली 5 चीजें देखनी होती है। इसके अलावा सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड सभी चीजें उसमें दिखाई देती है, बट उन चीजों को स्पेशल कंडीशंस के अंदर ही अपन इंटरप्रेट करते हैं। अदरवाइज इसमें न इसके अंदर किस प्रकार का एसिड बेस डिसऑर्डर है उसके बारे में इन 5 चीजों से ही अपन पता लगा सकते हैं। नेक्स्टली अपन बात करते हैं उस रिजल्ट से कैसे इंटरप्रेट करेंगे। दोस्तों, अपनी जो नॉर्मल वैल्यूज होती है पीएच की, देखो सबसे पहले अपन ने 5 वैल्यूज की बात करी थी, लेकिन सबसे पहले आपको क्या देखना है, जब भी एबीजी देखना है आपको तो सबसे पहले पीएच देखना है। और पीएच नॉर्मल कितनी होती है ब्लड की, 7.35 से 7.45। कॉमन सी बात है, 7.35 से कम होगी तो उसको अपन एसिडिक पीएच बोलेंगे। यदि 7.45 से अबोव होगी तो उसको बेसिक या फिर एल्कालाइन पीएच बोलेंगे। डन है? तो पहली वैल्यूज तो आप देख लेंगे कि जैसे ही आपके एबीजी की रिपोर्ट आपके सामने आई, आपने देखा कि पीएच कम हो रही है, आप एक चीज तुरंत समझ जाएंगे कि इस पीएच किस प्रकार की है या किस प्रकार का डिसऑर्डर होगा, एसिडिक होगा। पीएच ज्यादा हुई तो तुरंत समझ जाएंगे कि ये किस प्रकार का डिसऑर्डर होगा, एल्कालाइन है यानी बेसिक होगा। ओके, नेक्स्ट वैल्यू आपको देखनी है CO2। जब CO2 की वैल्यू है वो नॉर्मल 45 से 45 तक होती है। ओके, इसमें आपको ध्यान रखना है कि CO2 की वैल्यू डिस्टर्ब है, इसका मतलब रेस्पिरेटरी कंडीशंस है। तीसरी चीज देखनी है HCO3। यदि HCO3 की वैल्यू डिस्टर्बिंग है, इसका मतलब वो मेटाबॉलिक कंडीशंस है। 4 प्रकार के एसिड डिसऑर्डर होते हैं, 2 रेस्पिरेटरी के होते हैं, 2 मेटाबॉलिक के होते हैं। रेस्पिरेटरी के अंदर आपको समझ जाना है कि PaCO2 यानी CO2 की वैल्यू है वो डिस्टर्ब है, तो इसका मतलब क्या हुआ, एसिडिक है। सॉरी, वहां पे जो पीएच है वो किस प्रकार की, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है। यदि CO2 उसके अंदर ज्यादा है, इसका मतलब क्या हुआ कि उसको किस प्रकार का डिसऑर्डर है, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है। ओके, यहां पे देखिए 45 दिया हुआ है, यानी ये जो वैल्यूज है वो 45 से ज्यादा हो रही है, यानी तो एसिडिक की तरफ बढ़ेगी। 35 की तरफ बढ़ेगी तो वो क्या होगी, एल्कलाइन होगी, यानी अच्छी तरीके से रेस्पिरेशन कर रहा है। यदि ये वैल्यूज है वो 22 से कम हो रही है, इसका मतलब मेटाबॉलिक एसिडोसिस है। 26 से अबोव जा रही है, इसका मतलब मेटाबॉलिक एल्कालोसिस है। ओके, इसको थोड़ा और अच्छे से समझेंगे नेक्स्ट डायग्राम से। यहां से देखो आपको और अच्छे से समझ में आएगी। आपको 3 ही चीजें देखनी थी, सेचुरेशन भी देखने की ज्यादा जरूरत नहीं है। मैंने आपको पहले बताया था एबीजी के अंदर बहुत सारी वैल्यूज का इंटरप्रिटेशन अपने को मिलता है, लेकिन अपने को 5 चीजें देखनी है जिनसे अपने को पता लग पाए। बट आपको एसिड बेस बैलेंस देखने के लिए इंपॉर्टेंट 3 चीजें, पीएच, CO2 और HCO3। पीएच तो देखना ही देखना है। देखो 2 कंडीशंस रेस्पिरेटरी एसिडोसिस और रेस्पिरेटरी एल्कालोसिस है। 2 कंडीशन मेटाबॉलिक की, मेटाबॉलिक एसिडोसिस और मेटाबॉलिक एल्कालोसिस। दोस्तों, जब भी एसिडोसिस रेस्पिरेटरी की बात आ रही है तो उसके अंदर एसिडोसिस एल्कालोसिस दोनों है, बट एसिडोसिस में पीएच कितनी हो रही है, कम हो रही है। एल्कालोसिस के अंदर पीएच कितनी हो रही है, अबोव हो रही है। ये चीज आप समझ गए। नेक्स्ट वैल्यू देखनी है आपको CO2। CO2 के अंदर वैल्यूज कम या ज्यादा देखने को मिल रही है तो किसकी बात हो रही है, रेस्पिरेटरी की बात हो रही है। यदि HCO3 के अंदर वैल्यूज कम या ज्यादा दिखाई दे रही है तो ग्रीन वाला सिग्नल देख लीजिए, किसकी बात हो रही है, मेटाबॉलिक की हो रही है। तो दोस्तों, यदि रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होगा तो उसमें पीएच कम होगा,
CO2 बढ़ेगा, HCO3 नॉर्मल मिलेगा। क्यों? क्योंकि रेस्पिरेटरी की बात हो रही है। यदि रेस्पिरेटरी एल्कालोसिस होगा तो पीएच बढ़ेगा, HCO2 PaCO2 कैसा होगा? कम होगा, CO3 नॉर्मल होगा। क्योंकि HCO3 होगा वो नॉर्मल होगा, क्योंकि रेस्पिरेटरी की बात हो रही है। समझ गया? अच्छा, यदि मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा तो उस कंडीशन में पीएच भी कम होगा, HCO3 भी कम होगा और CO2 में कोई चेंजेस नहीं होगा। मेटाबॉलिक एल्कालोसिस होगा तो पीएच भी बढ़ेगा, HCO3 भी बढ़ेगा और CO2 के अंदर कोई चेंजेस नहीं होगा। दोस्तों, पीएच पहली वैल्यू है जो इन चारों प्रकार के डिसऑर्डर में आपको देखनी है। और एसिडोसिस मतलब पीएच कम, एल्कालोसिस मतलब पीएच ज्यादा। पहली कंडीशन क्लियर है। उसके बाद रेस्पिरेटरी के साथ आपको CO2 देखनी है, मेटाबॉलिक के साथ आपको HCO3 देखनी है। आपको इतना ध्यान रखना है, रेस्पिरेटरी के अंदर दोनों चीजें अपोजिट चलती है। इतना ध्यान रखना है, यदि पीएच कम हो रही है CO2 बढ़ रही है, पीएच बढ़ रही है CO2 कम हो रही है। आपको इतना ध्यान रखना है। ये ऑरेंज वाला सिग्नल देख लीजिए आप, पीएच और CO2 का। रेस्पिरेटरी में एक दूसरे के अपोजिट होती है, मेटाबॉलिक में ग्रीन वाला सिग्नल देख लीजिए, दोनों का सेम होता है। पीएच कम होगी तो HCO3 भी कम होगी, पीएच बढ़ेगी तो HCO3 भी बढ़ेगी। तो आप इसको इस तरीके से ध्यान रख सकते हैं, एक तरह से माइंड में रख सकते हैं कि पीएच सबसे पहले अपने को देखनी है। पीएच कम हुई एसिडोसिस, बढ़ी एल्कालोसिस। दूसरी चीज रेस्पिरेटरी देखना है तो CO2, मेटाबॉलिक देखना है तो HCO3। नंबर 3 कंडीशंस ध्यान रखनी है, रेस्पिरेटरी में दोनों चीजें अपोजिट चलेगी, मेटाबॉलिक में दोनों चीजें इक्वल चलेगी। अब इससे बेस्ट आप क्या समझ सकते हैं? ओके, इसको और भी अच्छे से समझने के लिए एक डायग्राम दोस्तों और देख लीजिए। देख लीजिए, यहां से 4 प्रकार के एसिड बेस डिसऑर्डर होते हैं जिनके बारे में ऑलरेडी अपन डिस्कस कर चुके हैं। CO2 में डिस्टर्ब है तो रेस्पिरेटरी का डायग्राम दिखाई दे रहा है, रेस्पिरेटरी से संबंधित प्रॉब्लम है। यदि HCO3 में प्रॉब्लम तो मतलब HCO3 मतलब बाइकार्बोनेट, CO3 मतलब CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड की बात हो रही है, HCO3 मतलब बाइकार्बोनेट की बात हो रही है। बाइकार्बोनेट कहां पे डिस्टर्ब होती है? किडनी से रिलेटेड। अपनी बॉडी के अंदर पीएच को बनाए रखने के लिए 2 प्रकार के ऑर्गन का इन्वॉल्वमेंट रहता है, नंबर 1 लंग्स और नंबर 2 किडनी। अपनी बॉडी के अंदर जब भी एसिड बढ़ जाएगा तो इन दोनों को बाहर निकालने के लिए अपना लंग्स और किडनी हेल्प करता है। लंग्स अपनी रेस्पिरेशन के साथ CO2 के साथ क्या निकालता है? एसिड को बाहर निकालता है। यानी एसिड मतलब H+ आयन, H+ आयन को बाहर निकालेगा। यदि अपने H+ आयन बॉडी के अंदर बढ़ जाएंगे तो लंग्स CO2 के साथ बाहर निकालेगा और किडनी कैसे बाहर निकालेगी? यूरिन के साथ H+ आयन को बाहर निकालेगी। अपनी बॉडी में जब जब H+ आयन बढ़ेगा तब तब एसिड का वैल्यू बढ़ेगा। अपनी बॉडी में जब जब H+ आयन की वैल्यू कम होगी, इसका मतलब एसिड की वैल्यू भी कम होगी, यानी बेस कैसा होता जाएगा? एल्कालोसिस होता जाएगा। समझ पा रहे हैं आप लोग? ओके, ठीक है। तो इस प्रकार से अपन इंटरप्रेट कर सकते हैं। नेक्स्टली लास्ट अपन इससे थोड़ा और समझ लेते हैं। इसको ध्यान रखने के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि रेस्पिरेटरी का मतलब अपोजिट होगी चीजें, मेटाबॉलिक का मतलब चीजें इक्वल होगी। रेस्पिरेटरी का अपोजिट, मेटाबॉलिक का इक्वल, इसका एक आप याद रख सकते हैं निमोनिक, रोम, ROME। रेस्पिरेटरी अपोजिट, M यानी मेटाबॉलिक, E यानी इक्वल, मेटाबॉलिक इक्वल, इतना ध्यान रख सकते हैं। रेस्पिरेटरी अपोजिट यानी पीएच बढ़ रही है, CO2 कम हो रही है, एल्कालोसिस होगा, रेस्पिरेटरी एल्कालोसिस। यदि पीएच घट रही है, CO2 बढ़ रही है, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होगा दोस्तों। नीचे मेटाबॉलिक की बात करेंगे तो यदि पीएच बढ़ रहा है, HCO3 भी बढ़ रहा है, मतलब मेटाबॉलिक एल्कालोसिस होगा। यदि पीएच कम हो रहा है, HCO3 भी कम हो रहा है, मतलब मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा दोस्तों। यदि अपन इन सब की वैल्यू देखते हैं उस कंडीशन में CO2 और HCO3 यदि नॉर्मल मिलता है, इसका मतलब क्या है कि वो अनकंपेंसेटेड है। यदि वहां पे कुछ भी नॉर्मल नहीं है, सारी चीजें अब नॉर्मल है, इसका मतलब पार्शियली कंपेंसेटेड है। और यदि ये डिस्टर्ब होने के साथ ही साथ यदि पीएच नॉर्मल हो गई है, इसका मतलब है कंपेंसेशन। यानी जब भी रेस्पिरेटरी की प्रॉब्लम होगी तो किडनी उसको कंपेंसेट करके ठीक करने की कोशिश करेगी। जब बात मेटाबॉलिक की प्रॉब्लम होगी उस कंडीशन में लंग्स उसको नॉर्मल करने की कोशिश करेगा, तो उस कंडीशन में पीएच है वो नॉर्मल हो जाती है।
दोस्तों इस कंपेंसेटेड, पार्शियली कंपेंसेटेड और अनकंपेंसेटेड, इसके लिए अपन एक थोड़ा अलग से वीडियो बनाएंगे जहां पे आपको और अच्छे से समझा पाएंगे। तो आशा करता हूं एबीजी को नॉर्मली आपको देखना आना हो गया होगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा, क्योंकि और भी मैं इस तरह की बहुत ही अच्छी अच्छी वीडियोस है वो आप लोगों के लिए मैं लाता रहता हूं। ओके, तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।